अभी कारीगर आसानी से नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं और ना ही कोई ऐसा एनजीओ है, ना ही कुछ ऐसा है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, हम लोगों को संभाल सके। जो है धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, बट कुछ भी नहीं रहा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां कुल 50 जिले हैं और भांति भांति की बोलियां, भांति भांति का पहनावा, भांति भांति की परंपराओं से ये राज्य सुसज्जित है। इस राज्य में इन 50 जिलों में से एक जिला है बाड़मेर। ये बाड़मेर दोस्तों वो जिला है जिसका नाम सुनते ही शायद सबसे पहले आपके दिमाग में आते होंगे बड़े रेगिस्तान के टीले, प्यास से तड़पते लोग, जानवर, ऊंट। मगर आज इस रिपोर्ट में आप बाड़मेर के लिए जो आपका सोचना है वो बदल जाएगा इस रिपोर्ट को देखकर, क्योंकि आज हम आपको बाड़मेर की उस कला के बारे में बताएंगे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद आधी हिंदुस्तान और आधी पाकिस्तान में चली गई थी। इस कला के बारे में आज संक्षेप में जानेंगे इस पूरी वीडियो में, जिसे बाड़मेर प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कला की मदद से न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विदेशों में बाड़मेर को लोग जानते हैं। और इस कला के बारे में आज संक्षेप से हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से इस कला का इतिहास है, क्या इसका वर्तमान है और क्या इसका भविष्य होगा। अब इस बाड़मेर कला के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजरक प्रिंट के मालिक दिनेश खत्री जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DCN लाइव पर, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस पूरे बाड़मेर प्रिंट के बारे में संक्षेप में बताएं कि पहले तो आप ये बताएं कि इसका इतिहास क्या रहा। ये हम लोग पाकिस्तान में जब 1947 हिंदुस्तान पाकिस्तान हुए, उससे पहले हम लोग ये प्रिंटिंग का काम सारा सिंध में होता था। पार्ट के समय 2 पार्ट हो गए, तो कुछ लोग वहाँ से चल के यहाँ लोग बाड़मेर में बस गए और कुछ लोग कच्छ भुज में चले गए। कच्छ भुज में जो लोग हैं वो मोमडन वो लगाते, वो भी खत्री है लेकिन वो मोमडन कास्ट में आते हैं। और हम लोग जो पार्ट के समय यहाँ बाड़मेर में आए राजस्थान में, वो हम लोग लगाते हैं हिंदू खत्री। हम लोगों का ये मूल व्यवसाय शुरू से ही प्रिंटिंग का पुश्तैनी है। और इसमें हम लोग जो ये है वो अजरक नाम से है। अजरक जो बनती थी पहले, वो मोमडन लोग ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ करते थे। जो इन लोगों के घर में जब शादी होती थी तभी लोग एक तो उसको देने लेने के लिए यूज़ करते थे, और जो दूल्हा होता था दूल्हे के लिए वो टर्बन बनाई जाती थी और उसको एक गले में लगाया जाता था पहना के, और एक उसकी धोती टाइप पहन के उसको अजरक को पहनते थे ये लोग। और इसके साथ हम लोग कुछ चीज़ें बनाते थे, जैसे इसमें लीमाई करके था, बंदेज करके था। तो जो बंदेज था वो बंदेज जो उनकी मोमडन जो लोग थे उन लोगों की औरतें अपना वो पोशाक बनाने में घाघरा जिसको बोलते हैं वो बनाती थी, और उसके ऊपर उनका रहता था टॉप, जो जिसको कुर्ता भी बोलो, उनकी भाषा में क्या बोलते हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो उस पर अपने हाथ से फिर कुछ वर्क करके गले में वो लोग पहनते थे। और जो मोमडन विडो औरतें थी वो उसके लिए हम लोग लीमाई करके ऐसा प्रोडक्ट आता था वो बनाते थे, जिसमें वो हीरा कस्सी से हम लोग उसको प्रिंट करते थे और उसमें फिटेगरी पास से हम उसका छेकना करते थे। तो उसमें 2 कलर होते थे, वो एक डार्क मैरून कलर टाइप में होता था। ये इसका इतिहास है जहाँ तक मुझे इसकी जानकारी है, और मेरे से ज़्यादा जानकारी वाले भी लोग होंगे लेकिन अब वो उन्हें पता है। जो बाड़मेर प्रिंट है या जो अजरक प्रिंट है, इसका इतिहास कई बार मोहनजोदाड़ो के समय से भी जोड़ा जाता है। उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? भाई उस बारे में जानकारी तो थोड़ा बहुत बुकों में पढ़ा है, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, और कुछ ये आजकल डिजिटल जो सोशल साइट वगैरह है उस हिसाब से भी देखा है। तो मोहनजोदड़ो में कुछ फिल्म के पार्ट्सों में, कुछ बुक्स में हम लोग जो ये नील, हम लोग इसको इंडिगो यूज़ करते हैं। जो अजरक में हम उसको डीप करते थे, उसके जो डाई बेस होता था वो इंडिगो होता था। उसके बाद उसको अलिजरीन से हम, तो बुक में नील के बारे में पढ़ा है, तो उस हिसाब से लगता है कि ये मोहनजोदड़ो के समय में भी, और उस समय भी कुछ ब्लॉक्स जो हम लोग यूज़ करते थे वो टूटे फूटे सभ्यता में जो खनन हुआ, खुदाई हुआ, तो उस समय भी वो चीज़ें मिली है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समय भी काम होता था। जी, तो बिल्कुल इस कला का जो अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो बिल्कुल मोहनजोदाड़ो की, हड़प्पा की सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। और तब से अब में कुछ फ़र्क आया है इस कला में? अभी और पहले की कला में बहुत फ़र्क है। इसका अब मोटिवेशन हो गया है, और ये प्रिंट पहले तो वो जो लोग इसको यूज़ करते थे मोमडन्स लोग, वो धीरे धीरे इसको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इसको इस चीज़ों को डेवलप करके हम लोग इसका साड़ी बना रहे हैं, दुपट्टा बना रहे हैं, गारमेंट बना रहे हैं। तो हम लोग उस चीज़ों को उसमें डेवलप कर दिया, तो ये चीज़ें मतलब अच्छे से
और इसका मोटिवेशन होकर बिकना शुरू हो गई है। आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये पूरा जो प्रिंट है बनता है, किस तरह से कपड़ों पर ये छपता है? पहले तो इसका रॉ मटेरियल रहता है, कॉटन गारमेंट रहता है। कॉटन गारमेंट हम लोग बाहर से जो मिल वगैरह है जहाँ बनता है वहाँ से हम लोग परचेज करते हैं। आजकल इसका काम चंदेरी सिल्क में भी, मुडल साटिन सिल्क में भी होना शुरू हो गया है। तो हम लोग पहले क्या है, गिरे लेते हैं। गिरे को हम लोग लाते हैं तो गिरे को हम लोग डिटर्जेंट पाउडर होता है और एक काटी करके आता है, काटी पाउडर होती है जो मर्ज पाउडर टाइप होता है। ये जो भी बड़े जानवर जो लोग मर जाते हैं तो उनके हड्डियों से एक चूरा बना जाता है, उसको माजी को लेके हम और डिटर्जेंट पाउडर को लेके गिरे को हम लोग भिगोते हैं। गिरे हम उसको 3 दिन हम रखते हैं उसमें, तो उसमें जो भिगोया जाता है। हाँ, इस जैसे पोट होते हैं उस पोट में भिगोते हैं। अच्छा। तो भिगोने से क्या होता है, इसके अंदर जो माजी रहती है, जो कलप रहता है ये वीविंग के दौरान, वो इसमें से एकदम निकल जाती है और ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग इसको इस पत्थर पे, वो पत्थर है वहाँ देखिए, उस पत्थर पे हम इसको 4 बार कूटते हैं। हाँ, कपड़े को कूटते हैं जिससे कपड़ा एकदम नरम हो जाए। फिर हम लोग इस पे हरड़ पाउडर आता है, हरड़ होती है, हरड़ पाउडर इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हरड़ पाउडर है। इसमें भी नेचुरल रंग होता है? हाँ, ये नेचुरल कलर होता है। नेचुरल्स की फॉलो करेंगे अपन। ये हरड़ पाउडर रहता है। अच्छा, तो इस तरीके से होता है हरड़ पाउडर दोस्तों, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बाड़मेर प्रिंटिंग में। तो ये जो पहले गिरे को धुल देते हैं, उसके बाद में इससे हम फर्स्ट प्रोसेस करते हैं जिससे प्रिंटिंग के लिए हमारी सहूलियत हो, और सारे कलर जो चढ़ते हैं वो इसी पे ही चढ़ते हैं। सारे कलर जो है ये हरड़ जो उसका ऑब्जर्वेशन ये हरड़ ही करता है। यहाँ पर जो है पूरा जो टैंक बनाया गया है, इसमें कपड़े धुलते हैं। इन कपड़ों को जब धुलने के बाद निकाला जाता है, हल्का किया जाता है, फिर हरड़ प्रिंटिंग के बाद हरड़ से हम उसको डाई करते हैं, कलर किया जाता है, कपड़े को तैयार करते हैं प्रिंटिंग लेवल के लिए आगे। फिर उसके बाद क्या अगला स्टेप? उसके बाद हम लोग इसको प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग के लिए हम लोग किराने का यूज़ करते हैं। किराना बनता है चूने, लाइम, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, पत्थर होते हैं उस टाइप से चूने के, और बावल गूंद होता है जो इस टाइप से बावल गम रहता है। अच्छा, इस तरह से गोंद होती है। हाँ। इसका क्या काम होता है? ये उसको कलर को फिक्स करता है, जिससे क्या हम डाई करें तो वो उस पे कलर को चढ़ने नहीं देता है। अच्छा। जो भी हम अगला प्रोसेस ये, और ये दिखने में इसकी जो रेख होती है वो वाइट रहती है। कलर तो इसका ब्राउन होता है, इस टाइप से दिखता है। अच्छा। जब ये प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद डाई होता है। डाई होने के बाद जब ये धुलता है तो सफ़ेद आउटलाइन निकलती है इसकी। ये हम लोग आउटलाइन के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके अगला क्या स्टेप होता है? इसको हम लोग प्रिंटिंग में काम में लेते हैं। उसके बाद में जिसमें कलर भरे जाते हैं, कलर भरने में हम 2 चीज़ें काम में लेते हैं। एक तो इंडिगो रहता है और एक रहता है फिटकरी। फिटकरी को हम लोग, ये गम का पेस्ट होता है, उस गम के पेस्ट के साथ बनाते हैं। हाँ। मैं चाहूँ कैमरामैन को गम का पेस्ट एक बार ज़रूर दिखाएं। ये गम का पेस्ट रहता है और इसमें एक मिट्टी का पेस्ट भी हम बनाते हैं, जिससे वो उसको मजबूती देता है। मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी का नहीं, मुल्तानी मिट्टी, बेंटोनेट मिट्टी आती है, हम उसको यूज़ करते हैं। वो भी उसमें गम डाल के उसका एक पेस्ट बनाते हैं, जिससे वो फिटकरी को उसके साथ डालते हैं तो उसको कलर करते हैं। तो कलर करने में वो कितना समय लगता है? जितने भी आपने मुझे 3 से 4 स्टेप बताए, कितना समय लग जाता है? हम लोगों को लग जाता है 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन सिर्फ इन 3 प्रक्रियाओं? हाँ, 3 प्रक्रियाओं को पूरा करने में रहता है। पहले कपड़े को 3 दिन तक भिगो के रखते हैं, फिर उसके बाद धुलाई करते हैं, फिर 1 दिन हरड़ करते हैं, फिर 1 दिन छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद फिर हम लोग ये कलर करने के लिए हरड़ करके जो कलर, जो हरड़ करने के बाद ही कलर आता है। कपड़ा कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। फिर उसके लिए हम उस पे, ये फर्स्ट प्रोसेस है, इसको आउटलाइन बोलते हैं। ये आउटलाइन की जा रही है इस वक्त कपड़े पर, बोलते हैं इसको। ठीक है। ये रेख का काम है। कितने समय में कितने कपड़े कर लेते हैं आप इस तरह से? 100 मीटर। 100 मीटर कपड़ा एक दिन में क्या टारगेट रहता है आपका? सुबह 9 बजे लगते हैं, 6 बजे छुट्टी करते हैं। सुबह 9 से 6 बजे। हाँ। और उस दिन पूरे ये 100 मीटर का आउटलाइन की जाती है, 100 मीटर कपड़े की। ठीक है। 100 है, कभी 96 हो जाता है, कभी 112 हो जाता है, अलग अलग डिजाइन पे अलग अलग तरीके से। ये आउटलाइन होने के बाद आउट होने के बाद इसमें कलर फिर भरा जा रहा है। ये इंडिगो और गम है। अच्छा। इंडिगो और गम मिक्स करके हम उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको इस पे प्रिंट करते हैं। तो ये तो आपने बताया कि किस तरीके से इंडिगो उस पर लगाया जाता है आउटलाइन करने के बाद। उसके बाद क्या अगला स्टेप होता है? उसके बाद इसमें हम तीसरा कलर और भरते हैं, जो हमारा रहता है फिटकरी का। फिटकरी का बनता है जो मिट्टी के साथ बनता है, उसमें हम लोग फिटकरी के साथ मिट्टी में डाल के उसको छापते हैं। तो इसका एक आउटलाइन होता है, 2 इसमें कलर फिलअप होते हैं। चौथा जो भी कलर होता है हम लोग जो डाई करते हैं उसका कलर रहता है। दिखाएंगे जरा, ये जो कर रहे हैं भाई, ये क्या काम कर रहे हैं? काफ़ी तेज़ी से लगे हुए हैं काम करने में।
ये वो मैंने आपको जो इतिहास के समय बताया था, जो लीमाई करके रहता है, ये वो है। इस पे कशिश प्रिंट हुआ है और उसके बाद इस पे फिटकरी प्रिंट अच्छा, होता इस है। प्रिंट का भी नाम होता है अलग अलग प्रिंट का? हाँ, अलग अलग प्रिंट का नाम होता है। जैसे अभी ये जो प्रिंट कर रहे हैं कशिश प्रिंट। हाँ, कशिश है, हीरा कशिश है। ठीक है, ये जो नाम होता है इसमें कट की आउटलाइन डली हुई है, हीरा कशिश से डली हुई है। और तो ये उसमें जो- एलम और चूने की लगी है, जो वो वाइट आउटलाइन होती है उसमें। ठीक है, वहाँ पे मैं बहुत देख रहा हूँ बहुत सारे ब्लॉक्स भी रखे गए, क्या कहते हैं इन्हें यहाँ पे? हम लोग इनको ब्लॉक ही बोलते हैं। ये वुडन से बनते हैं, लकड़ी से। इनके लिए भी कारीगर रहता है, वो बनाता है ब्लॉक्स। तो इस वक्त अभी कौन सा ब्लॉक ज़्यादा डिमांड पे रहता है? अजरक के सारे ब्लॉक डिमांड में रहते हैं। जो 4 कोने के होते हैं, बहुत साइड छपते हैं। तो ये ब्लॉक बनाने वाले कारीगर अभी भी मौजूद हैं? हाँ, है ना। तो देखिए किस तरीके से ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के पीछे इस पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है, और इस तरह से इसको कलर में डिप किया जाता है और फिर इसको कपड़े पे लगाया जाता है। और ढेरों प्रकार के यहाँ पे देखेंगे तो ब्लॉक आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग डिज़ाइन के। तो कारीगरों को लेकर आपको आसानी से ये जो अजरक प्रिंट आपने बताया है, इसको करने के कारीगर यहाँ पे आप आसानी से मिल जाते नहीं, हैं? अभी कारीगर आसानी से नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। बहुत कम, लिमिटेड। एक समय था तो हर घर में कारखाना था, हर घर में प्रिंटिंग का काम होता था। लेकिन बीच में काम का थोड़ा दबाव कम था, काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग वही जो पुरानी चीज़ें थे वही बनाते थे। लेकिन इसको हमने 2008, 9, 10 के बाद से हमने मॉडिफिकेशन किया। हम लोग इसमें गारमेंट बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, दुपट्टे बनाते हैं। तो उस समय 5-6 साल जो समय ख़राब रहा, उस समय लोगों ने इस काम को अवॉइड कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब नया कोई इसमें सीखना नहीं चाहता है, और ना ही कोई ऐसा NGO है, ना ही कुछ ऐसा है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, हम लोगों को संभाल सके, आगे के लिए कोई तैयारी कर सके। जो है धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, बट कुछ भी नहीं रहा है। अच्छा, सरकार की तरफ से काफ़ी वादे किए जाते हैं कि वो कला को संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको फ़ायदा देखने को मिला? अभी हमारे को तो नहीं मिला ऐसा कोई फायदा, कोई देखने में नहीं मिला। ठीक है, तो जो कोई अगर आज के समय पे अजरक प्रिंट की कोई अगर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह कुछ इस तरह के फायदे? नहीं, कोई नहीं। ऐसा कोई फायदा कोई नहीं मिला फायदा यहाँ पे संरक्षण के लिए अजरक प्रिंट के? अगर ऐसा कोई सरकार का सिस्टम होगा तो भी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप ज़रा इसके बारे में और मुझे ये बताइए कि जो जिस तरीके से आपने कहा कि जो आजकल ये जो कला सीखने की जो लोगों में सीखने की इच्छा है वो ख़त्म हो चुकी है, कारीगर मिलने बहुत कम हो गए हैं। जो पत्थर के कारीगर वगैरह जैसे होते हैं, वो जैसे ही वहाँ काम पे जाता है उसको 600 रुपये दिहाड़ी मिलना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास आएगा, हम उसको सिखाएंगे, हम लोगों का वो कपड़ा भी ख़राब होगा, लेकिन हम वो किसको दें, किसको बेचें? और वो आएगा तो उसको कुछ तो रोजगार के लिए आएगा, तो उसको कुछ तो देन की मिलनी चाहिए ना। तो हम लोग खुद भी इतने प्रेफर नहीं, इतने तैयार नहीं है, तो उन लोगों को कैसे प्रोत्साहन राशि क्या एक दिन की क्या दिहाड़ी होती है जो अजरक प्रिंट पर? रुपये एवरेज, 500-600 रुपये जो सीखे हुए कारीगर हैं। जो सीखा हुआ जो एकदम उस्ताद है उसको भी महीने के जो एक दिन के जो है 500-600 रुपये इस अजरक प्रिंट से देखने को मिलते हैं। सुनने में तो ये आता है कि जो प्रिंट है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ज़्यादा डिमांड, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जो कारीगर है उनको इतनी कम सैलरी मिलती है, या फिर जो लोग हैं इसके प्रति मतलब कम इच्छा से काम कर रहे हैं इसको? डिमांड का कम होने का कारण ये है, जो ब्लॉक का काम है वो लोग लिमिटेड ही लेते हैं। आजकल तो क्या फैशन का दौर चलता है, तो ये अब आजकल डिजिटल प्रिंट में होना शुरू हो गया है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जैसे पाली में भी है, सूरत में भी है, तो वहाँ ही डिजिटल प्रिंट बनता है। तो वो लोगों को सस्ता पड़ता है और लोग उसको आसानी से खरीद सकते हैं। हम लोग उसको हैंड से बनाते हैं तो वही महंगा पड़ता है। क्या प्रोसेस हमारा क्या फ़र्क होता है डिजिटल जो कपड़ा बनकर आता है? क्या एक आम ग्राहक उस फ़र्क को पहचान सकता है? नहीं, आम ग्राहक नहीं पहचान सकता। ये जो इसको खरीदते हैं, जो इसके जानकार हैं, जो बाहर भी जैसे एक्सपोर्ट लेवल के बाहर हैं, तो वो भी लिमिटेड है और वही खरीदते हैं और डिमांड में रहता है। तो भी उतना ही जितना हम बनाते होता हमको काम मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता। लेकिन उससे एक्स्ट्रा करना चाहे तो ना तो हमारे पास लेबर है और ना हम उसको बना के बेच सकते हैं, ना हमारे पास मार्केट है। जी, तो लोगों की तरफ से मतलब जो ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो मशीनरी जो डिजिटली जो कपड़े बनकर आए उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। डिमांड इसकी भी रहती है, लेकिन जब इसके लिए कोई जो जैसे कारीगर है, नया कोई सीखना नहीं चाहता है, काम बढ़ नहीं रहा है, तो काम बढ़ेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? जो काम लिमिटेड एडिशन है, हम लोग लिमिटेड ही बनाते हैं, जो लेने वाले वो लिमिटेड ही है। अब दूसरा कोई बेचना चाहता है, उसको बेचना कई लोग भी चाहते होंगे, लेकिन हमारे पास उनको देने के लिए माल ही नहीं है, कारीगर ही नहीं है बनाने के लिए, तो हम उनको देंगे कैसे? तो साथियों, इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से ये अजरक प्रिंट होता है, इस पूरे प्रोसेस को जाना कि किस तरीके से ये बाड़मेर प्रिंट किया जाता है, किस तरीके से इसकी धुलाई से लेकर छपाई तक की प्रक्रिया होती है। और इस पूरे प्रोसेस में आपने ये भी जाना होगा दोस्तों कि जिस बाड़मेर प्रिंट ने
राजस्थान के बाड़मेर को विश्व भर में पहचान दिलाई, आज उस प्रिंट को करने वाले कारीगरों की क्या स्थिति है, किस तरीके से डिजिटल युग में, इस डिजिटल प्रिंट के युग में जो बाड़मेर प्रिंट की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिजिटल प्रिंट सस्ता होता है और लोग आजकल सस्ता खरीदते हैं, अच्छे की किसी को कदर ही नहीं। इस वजह से एक तरफ तो डिमांड की मार ये कारीगर झेल रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जिस कला के संरक्षण के लिए, राजस्थान की कलाओं के संरक्षण के लिए वो बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सी स्कीम्स ला रही है। अगर वो स्कीम्स ला रही है मगर इन जो कारीगर हैं उन्हें इस स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जागरूकता ही नहीं, तो सरकार से यह अपील जरूर रहेगी कि जब जब वो कला के संरक्षण के लिए कोई स्कीम या प्रोग्राम चलाएं तो उसकी जागरूकता, उसकी जानकारी गांव देहात हर के हर लोग तक पहुंच पाए। इसका एक उदाहरण मैं दोस्तों आपको देता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान में आपने देखा बाड़मेर में कि क्या स्थिति है यहाँ पर अजरक प्रिंट की, ठीक इसके हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहां पर अजरक गांव नाम से तो पूरा एक कस्बा है, एक गांव है जहां पर अजरक प्रिंट के कारीगर आपको देखने को मिलते हैं। इस पूरे कारण से जो अजरक प्रिंट के कारीगर हैं उनकी तो रुचि कम हुई है इस प्रिंट प्रोसेस में, लेकिन इसी के साथ जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अब इस प्रिंट को सीखना नहीं चाहती, वो भी अब इस प्रिंट से दूर जाना चाहती है। आप देख रहे हैं दोस्तों TCN लाइव बाड़मेर से कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।